आज हम अपना सी के हवाले से सेकंड लेक्चर की जो चीज़ें थी हमने कल रिवाइज की थी, थर्ड लेक्चर की कुछ चीज़ें हमने स्टार्ट की थी। तो आज हम देखते हैं कल बेसिक पहली चीज़ जो बेटा हम लोगों ने देखी थी वो थी सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि सोर्स कोड, याद रखिएगा, सोर्स कोड ये हाई लेवल लैंग्वेज कोड होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज कोड और ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज कोड। दोबारा से, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड सोर्स कोड, मशीन लैंग्वेज का कोड ऑब्जेक्ट कोड। इन्हीं सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम, इसी तरह ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, इन दोनों में से जो भी नाम आए तो ये आपके लिए अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसका मतलब सेम है, एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। दोबारा से, व्हाट इज सोर्स कोड या व्हाट इज सोर्स प्रोग्राम? इट मींस कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम। इसी तरह ऑब्जेक्ट कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज। इसको हम या तो ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे या फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम लेंगे। इसी तरह ये आपको कल बताया था कि मशीन लैंग्वेज इज नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, सो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डायरेक्टली रन्स ऑन कंप्यूटर, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में होता है और मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वहां पे वो आसानी से रन हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। उसके बाद हमने इसके डिफरेंसेस देखे थे कि डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। तो पहली बात जो मैंने की थी, source code created by the programmer while object code created by compiler, यानी कि source code को, प्रोग्रामर के कोड को ट्रांसलेट करके मशीन कोड बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। उसके बाद जो सोर्स कोड होता है वो टेक्स्ट रिच डॉक्यूमेंट्स यानी कि टेक्स्ट में लिखा जाता है, जिस तरह हमारी, क्योंकि वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है ना, तो इसलिए वो अल्फाबेट्स में लिखा जाएगा, सेंटेंसेस में लिखा जाएगा, टेक्स्ट में लिखा जाएगा। जबकि ऑब्जेक्ट कोड जो है ये बाइनरी में 0-1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। सोर्स कोड प्रोग्रामर लिखता है, मतलब ह्यूमन रीडेबल है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड मशीन रीडेबल है। टाइम के साथ जब हम चाहें सोर्स कोड को हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। दोबारा से, सोर्स कोड को चेंज करना आसान है क्योंकि इसको हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, जबकि हमारा जो ऑब्जेक्ट कोड है उसके अंदर हमें कंपाइलर को रन करना पड़ेगा ताकि वो चेंज हुए सोर्स कोड को दोबारा से चेंज कर सके मशीन कोड। यानी कि मशीन कोड रन टाइम पे या किसी भी टाइम पे डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकता, पहले सोर्स कोड चेंज होगा, फिर उसको कंपाइलर पे रन किया जाएगा, फिर वो चेंजेस जाके मशीन कोड में कन्वर्ट होंगी। उसके बाद सोर्स कोड सिस्टम स्पेसिफिक नहीं होता क्योंकि हमें पता है कि जनरल होता है। उसके बाद जब इसको कंपाइलर ट्रांसलेट कर लेता है तो हर मशीन के लिए इसकी ट्रांसलेशन उस मशीन के लिए स्पेसिफिक होती है। उसके बाद सोर्स कोड सर्व्स एज इनपुट टू द कंपाइलर, यानी कि कंपाइलर हमसे सोर्स कोड एक्सेप्ट करता है एज इनपुट और उसको ट्रांसलेट करके एज आउटपुट देता है, किसे भला? हमारे मशीन को या हमारे कंप्यूटर को। इट इज ऑब्जेक्ट कोड में आउटपुट होती है। इंस्ट्रक्शन रिटन यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के जो हमने रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। जबकि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ये बाइनरी डिजिट्स में, हमने बात की थी कि बाइनरी में हम उसे कन्वर्ट करके क्रिएट करते हैं। उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर? बहुत सादा लफ्जों में, किसी भी लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। दोबारा से, किसी भी लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, उसे मशीन में यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन प्रोसेसर, हर लैंग्वेज के अपने प्रोसेसर होते हैं, कंपाइलर होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर या प्रोसेसर का मतलब एक ही है।
तो अब जब ट्रांसलेटर और प्रोसेसर का मतलब एक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेटर लिख लें, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, ये टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, एक ही बात है। एक कंपाइलर है, अभी हमने पढ़ा, दूसरा इंटरप्रेटर है और तीसरा असेंबलर है। तो ये तीन किस्म के ट्रांसलेटर या प्रोसेसर हमारे पास यूज होते हैं हमारी लैंग्वेजेस में। और ये किसके लिए यूज होते हैं? ये सोर्स कोड को, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में, या जो हमारा हाई लेवल प्रोग्राम ह्यूमन लैंग्वेज में होता है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो हम देखते हैं कि कंपाइलर क्या है। अभी मैंने आपको इसकी डिटेल बताई है। सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर। यहाँ तक तो बात बड़ी सिंपल है, ये बात तो हमने अभी की। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन कंपाइलर। हर सॉफ्टवेयर जो लैंग्वेज का होता है उसके अंदर अपना कंपाइलर होता है। फर्स्ट प्रोग्राम इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। आपको मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि पहले हाई लेवल में, क्योंकि वो ह्यूमन ने लिखना होता है तो हाई लेवल। उसके बाद ये कंपाइलर को दिया जाता है, देन इट इज गिवन टू द कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इसके मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने से पहले इसकी एरर्स को करेक्ट करवाता है आपसे। उसके एरर बताता है कि ये एरर मशीन में, ये प्रोग्राम जो है यहाँ से गलत है, मशीन इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब ये एरर फ्री हो जाता है हमारा जो प्रोग्राम है, कंपाइलर उससे मुतमैन हो जाता है, तो उसे क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर कर कन्वर्ट करके आगे हमारी मशीन को ट्रांसफर कर देता है। दोबारा से, हमारा कंपाइलर क्या करता है? हमारा कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ये हर दफा लैंग्वेज में जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा होता है उसको चेक करता है फॉर एरर्स, फॉर मिस्टेक्स। एरर्स के लिए कल हमने एक वर्ड यूज किया था, बग्स, आपको बताया था मैंने। बग्स में कन्वर्ट करता है और फिर उन्हें डीबग करके, यानी कि उन एरर्स को रिमूव करवा के जब ये कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके मशीन को प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद है इंटरप्रेटर। बात वही आ गई, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट एक टाइम पे। अब देखिए इसका जो डिफर है कि एक स्टेटमेंट एक टाइम पे ये सिर्फ मशीन को देता है। इट टेक्स वन स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम, ट्रांसलेट इन मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट। यानी कि वन बाय वन वहां पे पूरा प्रोग्राम इकट्ठा चेक किया जाता था, उसको एरर फ्री किया जाता था जब हम कंपाइलर की बात कर रहे हैं, और फिर पूरे का पूरा ट्रांसलेट करके मशीन को दिया जाता था। यहाँ पे क्या है कि वन बाय वन, लाइन बाय लाइन चेक किया जाएगा और उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वन स्टेटमेंट इट टेक्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड रिपीट दिस प्रोसेस। ये वन बाय वन चेक करता जाएगा जब तक ये लास्ट पे पहुंच जाएगा। उसके बाद है असेंबलर। ये असेंबलर स्टैंड्स फॉर असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में। उसके बाद असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो ये तीनों का छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको होप याद रहेंगे ये वाले डिफरेंसेस भी। उसके बाद इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंसेस क्या है? इंटरप्रेटर, ये बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हवाले से। इंटरप्रेटर क्या करता है? ट्रांसलेट्स प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट वन टाइम। अभी हमने बात किया कि ये वन बाय वन पहले एक स्टेटमेंट को लेगा, उसको ट्रांसलेट करके सेंड करेगा, फिर दूसरे स्टेटमेंट को लेगा, और वन बाय वन उस टाइम तक ये ट्रांसलेशन करता रहेगा जब तक आपकी सारे प्रोग्राम की लास्ट स्टेटमेंट तक ये नहीं पहुंच जाता। जब ये लास्ट स्टेटमेंट तक पहुंच जाएगा तो फिर उसके बाद ये एंड हो जाएगा। कंपाइलर क्या करता है? पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है, उसके बाद उसके एरर्स को चेक करता है। अगर वो एरर फ्री प्रोग्राम हो तो फिर उसको क्या कर देता है? मशीन कोड में पूरे प्रोग्राम को। बस यही फर्क है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन और कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को। उसके बाद इंटरप्रेटर टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज सोर्स कोड। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये लाइन बाय लाइन चलता है इसलिए इसे लेस टाइम लगता है। ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज कंपैरेटिवली स्लो। अब क्या प्रॉब्लम है? एक लाइन है, उसको तो फौरन से एग्जीक्यूट करके मशीन लैंग्वेज, यानी कि स्पीड, मशीन को कोड मिलना जल्दी स्टार्ट हो गया। लेकिन जब वो वन बाय वन, लाइन बाय लाइन चलता जाएगा तो ओवरऑल पूरे के पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? वो स्लो हो जाएगा। जबकि कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर फौरन से कोड कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि पहले क्या करता है? पूरी की पूरी
लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज सोर्स कोड, सोर्स कोड को एनालाइज करता है और उस एनालाइज किए हुए सोर्स कोड को फिर कंप्लीटली आपको पता है कि चेंज करके दे देता है। इससे क्या होता है कि ये इंटरप्रेटर से तकरीबन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट। उसके बाद इंटरप्रेटर में नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, हेंस आर मेमोरी एफिशिएंट, यानी कि दरमियान में कोई एरर वगैरह चेक करने के लिए वो कोड, जबकि कंपाइलर के अंदर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसकी वजह से कंपाइलर को ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है कंपैरेटिवली आपके इंटरप्रेटर से, यानी कि इंटरप्रेटर से ज्यादा मेमोरी आपके कंपाइलर को चाहिए होती है। उसके बाद इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रबी यूज इंटरप्रेटर्स। ये हमने पढ़ा ना कि हर सॉफ्टवेयर के पास अपना इंटरप्रेटर या अपना कंपाइलर होता है। तो इंटरप्रेटर जो है ये यूज होता है पाइथन वगैरह में, जावास्क्रिप्ट में, जबकि हम सी या सी प्लस प्लस को पढ़ रहे हैं तो इनके अंदर कौन सा यूज होता है, जावा, सॉरी इनके अंदर हमारा कंपाइलर यूज होता है इन लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये हमें पता चल गया कि हर लैंग्वेज के अंदर किस लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर यूज होता है और किसके अंदर ट्रांसलेटर। ये देखें, ये एक छोटी सी फिगर है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। सोर्स कोड, प्री प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट कोड, प्रोसेसिंग एंड मशीन, ये आपका कौन है, कंपाइलर है। ये कौन है आपका, कंपाइलर है। अब ये कंपाइलर क्या कर रहा है, ये वन बाय वन चीजों को एग्जीक्यूट, पहले सोर्स कोड को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट कोड में, जब वो एरर फ्री हो गया तो फिर उसे मशीन कोड में क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड करके ऑब्जेक्ट कोड बना रहा है, एरर फ्री होने के बाद प्रोसेस करके मशीन। जबकि इंटरप्रेटर में क्या हो रहा है, सोर्स कोड, इंटरमीडिएट कोड और फिर डायरेक्टली इंटरप्रेटर के पास उसे भेज दिया जाता है, जिससे हमारी जो मेमोरी एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। अब जो एक छोटी सी हिस्ट्री है कि हमारी सी लैंग्वेज कब, कहाँ से, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे जनरेट हुई और फिर कहाँ तक ये एंड हुई। तो हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास सी जो है ये कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है बल्कि जनरल पर्पस के लिए यूज होती है। 1969 से 1973 में डेनिस रिकी ने एट द बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर इन्होंने इसे डिजाइन किया। बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ने मिलके इसे डिजाइन किया था 1969 से 1973 और साइंटिस्ट नेम इज डेनिस। उसके बाद डिसेंडेंट ऑफ कैन थॉमसन लैंग्वेज भी ये उससे इंस्पायर्ड है। द फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड वाज पब्लिश्ड इन 1978 एज द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय द कर्निगन एंड रिकी के एंड आर। ये आपको अक्सर जगह पे के एंड आर मिलेगा, इनका पूरे का पूरा नाम जो है वो नहीं मिलेगा। ये के एंड आर कहा जाता है कि 1968-78 में के एंड आर ने इसके स्टैंडर्ड्स पब्लिश किए थे। उसके बाद ANSIC NCC वाज द सेकंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड पब्लिश्ड इन 1989। ये स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ा था ना कि जब हम कोई भी कोड लिखते हैं तो उसके लिए हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया। पहले ये जनरल उन्होंने बनाई थी, उसके बाद जैसे जैसे इसका यूज बढ़ता गया, इसका जो एप्लीकेशन है उसके फील्ड ज्यादा बड़ी होती गई, तो फिर उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाना शुरू कर दिए ताकि लोगों को इसके बारे में लिमिटाइज किया जा सके, ताकि इसे जनरल पर्पस के लिए, पूरी दुनिया के लिए, यूनिवर्सल सिस्टम के लिए बनाया जा सके। उसके बाद ISO अप्रूव्ड NCC इन 1990। ISO आपने वो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज सी लैंग्वेज की कौन सी है, C11, जो हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम पे। सी लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के पास IT सीरीज वाली जो बुक है वो होगी, उसमें अगर आप लोग पेज नंबर 171 देखें तो राइट सम एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। सबसे पहला क्या है, कन्वीनियंट लैंग्वेज। कन्वीनियंट का मतलब क्या है कि ये बहुत आसान लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज है।
इसके अंदर लो लेवल की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी मेथड्स को यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम अगर हमने लो लेवल में लिखना हो और सी में लिखना हो तो सी में हमें बड़ी आसानी से उसे मैनेज किया जा सकता है। दूसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या इसका जो आप कह लें कि एडवांटेज है वो ये है कि ये वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। वेल स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है कि इसका जो सिंटैक्स है, जो बेसिक सिंटैक्स होता है किसी भी लैंग्वेज का, सी का सिंटैक्स बहुत इजी है, यानी कि उसे समझना आसान है, आप जल्दी उसे समझ सकते हैं। एंड इसके अलावा इसको मॉडिफाई करना और मेंटेन करना, यानी कि जब प्रोग्राम बन जाता है तो उसके अंदर जो चेंजिंग्स है वो आसानी से की जा सकती है। उसके बाद है कि मशीन इंडिपेंडेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक जनरल पब्लिक पर्पस होती है। ये पहले भी हमने पढ़ा था कि एक प्रोग्राम जो सी में लिखा हुआ है वो डिफरेंट टाइप्स की मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई ये मशीन इंडिपेंडेंट है। उसके बाद है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी मींस इसके मॉड्यूल बनाए जा सकते हैं। मॉड्यूल कैसे बनाए जा सकते हैं कि एक बड़े प्रोग्राम को छोटे चंक्स में, छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है और फिर बाद में उन हिस्सों को कंपाइल किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली। उसके बाद केस सेंसिटिविटी, कि हमारे पास सी लैंग्वेज जो है ये केस सेंसिटिव है, यानी कि इसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ता है कि स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का हमें फर्क रखना पड़ता है। उसके बाद नॉर्मली जो सी है ना, इसके लिए याद रखिएगा कि केस सेंसिटिविटी में यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो लोअर केस यूज होता है, अपर केस ज्यादा यूज नहीं होता। हार्डवेयर कंट्रोल के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करना कंप्यूटर सिस्टम के सी के साथ बहुत इजी हो जाता है। ये स्मॉल लैंग्वेज है। स्मॉल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इसके नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो है वो कम है। इसके जो नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं फॉर कंट्रोल, प्रोग्रामिंग कंट्रोल, वो कम है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। उसके बाद फास्ट कोड जनरेशन। फास्ट कोड जनरेशन का मतलब है कि सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है सी लैंग्वेज का, वो बड़ी स्पीड के साथ इसे कन्वर्जन करके कोड जो है वो जनरेट करता है और इसके जो कोड्स हैं वो एफिशिएंटली रन भी करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जल्दी कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे पास जो टाइम है वो टाइम में सेव हो जाता है। तो ये हमारे पास 8 कैरेक्टरिस्टिक्स या 8 एडवांटेजेस थे ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, क्विक से दोबारा से रिव्यू ताकि चीजें हमारे पास याद रहें। सबसे पहले सोर्स कोड, हाई लेवल में लिखा हुआ कोड, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड सोर्स कोड, लो लेवल का कोड ऑब्जेक्ट कोड। अगर सोर्स प्रोग्राम पूछे तो भी यही है कि हाई लेवल में लिखा हुआ प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम और लो लेवल में लिखा हुआ प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। उसके बाद सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में फर्क क्या है कि सोर्स कोड प्रोग्रामर बनाता है, ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर बनाता है। सोर्स कोड टेक्स्ट में होता है, ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज या बाइनरी में होता है। सोर्स कोड इंसान पढ़ सकते हैं जबकि ऑब्जेक्ट कोड फिर मशीन समझ सकती है। सोर्स कोड को टाइम के साथ चेंज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट कोड को नहीं किया जा सकता। सोर्स कोड सिस्टम स्पेसिफिक नहीं होता, यानी कि जिस तरह हमने अभी सी लैंग्वेज की बात की तो सी लैंग्वेज एक सोर्स कोड है, तो उसे हमने कहा कि डिफरेंट मशीन के ऊपर चला सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोड को नहीं चला सकते क्योंकि मशीन का जब उसे ट्रांसलेट किया जाता है तो कंपाइलर उसी मशीन के हिसाब से हमारे पास जो वो जनरेशन है कोड बना के देता है। उसके बाद जो हमारे पास सोर्स कोड है वो एज एन इनपुट होता है जबकि ऑब्जेक्ट कोड जो है वो आउटपुट है। और सोर्स कोड में हम इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जबकि ऑब्जेक्ट कोड में हम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड है इसके अंदर इंस्ट्रक्शन बाइनरी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है कि हमारे पास है जो हाई लेवल में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। 3 किस्म के हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। हर लैंग्वेज का अपना जो है वो जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो होता है। उसके बाद कंपाइलर क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, इसमें क्या किया जाता है कि पहले एरर्स को रिमूव किया जाता है और उसके बाद
उसको कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद इंटरप्रेटर आता है, ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को वन बाय वन कन्वर्ट करता है, सॉरी सोर्स प्रोग्राम को वन बाय वन या लाइन बाय लाइन या इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके कन्वर्ट करता है। और इस तरह क्योंकि इसे वन बाय वन करना होता है तो इसका टाइम जो है वो ज्यादा लगता है। उसके बाद है असेंबलर। क्या होता है? तो जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो क्या होता है बेटा? असेंबलर होता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या हमने डिफरेंस पढ़ा। इंटरप्रेटर क्या करता है? वन स्टेटमेंट एट अ टाइम ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर पूरा प्रोग्राम स्कैन करके एरर फ्री करके करता है। इंटरप्रेटर कम टाइम लेता है सोर्स को कोड को समझने में, मसलन वो लाइन बाय लाइन है तो पहली लाइन समझ जल्दी समझ लेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कंपाइलर को ओवरऑल टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम इकट्ठा ट्रांसलेट करेगा तो ये इंटरप्रेटर अभी तक रास्ते में लाइंस को समझ रहा होगा कि ये उसे ट्रांसलेट कर देगा। उसके बाद इंटरप्रेटर में कोई इंटरमीडिएट कोड नहीं होता, कंपाइलर में इंटरमीडिएट कोड होते हैं। इंटरप्रेटर पाइथन और जावास्क्रिप्ट वगैरह में यूज होता है, जबकि कंपाइलर जो है वो सी प्लस प्लस वगैरह में या सिंपल जावा में यूज होता है। ये डायग्रामेटिकली हमें बात समझने में आसानी होगी कि कंपाइलर के अंदर पहले प्रोसेसिंग, उसके बाद कोड को अंडरस्टैंड करके मशीन लैंग्वेज में, जबकि इंटरप्रेटर में सोर्स कोड उसकी प्री प्रोसेसिंग करके फिर इंटरप्रेटर के पास भेज दिया जाता है। इसकी हिस्ट्री 1969 से 1973, जब बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज और यूनिक्स ने मिलके इसे क्रिएट किया। उसके बाद 1978 जब इसका पहला जो आप कह लें कि लैंग्वेज स्टैंडर्ड आया। दूसरा लैंग्वेज स्टैंडर्ड 1989 में आया और इसे आईएसओ ने, जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अप्रूव किया 1990 में। करंट टाइम के लिए जो इसकी स्टेबल रिलीज चल रही है सी की, वो C11 चल रही है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी: कन्वीनियंट लैंग्वेज, इजी टू यूज, वेल स्ट्रक्चर्ड, यानी कि इसका सिंटैक्स बड़ा आसान है। मशीन इंडिपेंडेंस, मशीन चेंज हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम प्रोग्राम डिफरेंट मशीन पे। मॉड्यूलरिटी, बड़े प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उन्हें कंपाइल किया जा सकता है। केस सेंसिटिविटी, लोअर केस में यूज होता है। हार्डवेयर कंट्रोल, शॉर्ट प्रोग्राम के साथ ये इजी वे में हार्डवेयर कंट्रोल किया जा सकता है। स्मॉल लैंग्वेज, बड़े थोड़े से इसके जो कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। और फास्ट कोड जनरेशन, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ जनरेट कोड्स को कर सकता है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ।